वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ इससे पहले पोस्ट किए गए तीनों वीडियोस आपने देखे होंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे घटक होते हैं और अगर उन फैक्टर्स को इग्नोर किया जाए तो हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर ना हो। इन फैक्टर्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए जब भी फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर वो है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। बिजनेस का नेचर क्या है, यानी बिजनेस का टाइप क्या है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग को। जैसे कि अगर व्यवसाय पूंजी प्रधान है तो, और अगर व्यवसाय श्रम प्रधान है तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होगी। अगर व्यवसाय पूंजी प्रधान है अर्थात कैपिटल ओरिएंटेड है तो कैपिटल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट वहां पर अधिक होती है, और अगर बिजनेस लेबर ओरिएंटेड है तो वहां कैपिटल की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हमें फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है इस घटक से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बिजनेस प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और जो बिजनेस ट्रेडिंग में लगे हुए हैं वहाँ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होती है। अतः फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम हमेशा उसके नेचर को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम अर्थात आय का प्रवाह। इनकम का फ्लो कैसा है किसी भी संस्था में। अगर इनकम ज्यादा आ रही है और रेगुलर आ रही है तो फाइनेंशियल प्लानिंग वहां पर कम रिक्वायर्ड होगी, लेकिन जहां इनकम का फ्लो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, वहां फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है और फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत उससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है। अर्थात फ्लो ऑफ इनकम को ध्यान में रखना चाहिए जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए। तीसरा पॉइंट कहता है अमाउंट ऑफ रिस्क, अर्थात जोखिम की मात्रा कितनी है। व्यवसाय में जोखिम की मात्रा भी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करती है। जिस बिजनेस में जोखिम ज्यादा होता है उसमें लोन ऑब्टेन करना, रेंट प्राप्त करना मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन में जो ओनर होता है वो अपनी कैपिटल वहां ज्यादा लगाता है, उसकी कैपिटल की अंश पूंजी जिसे हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल की वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और जिन बिजनेसेस में रिस्क लिमिटेड होता है या कम होता है वहां लोन आसानी से मिल जाता है। इसका अर्थ है कि बिजनेस में रिस्क कितना है, ज्यादा है या कम है, उसको ध्यान में रखते हुए ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस, अर्थात व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं आकार। व्यवसाय की गुडविल कितनी है, साथ ही साथ उसका आकार, उसका कार्य क्षेत्र कितना है, व्यवसाय कितना पुराना है या व्यवसाय नया है। बड़ी पुरानी एवं ख्याति प्राप्त प्रबंधकों वाली ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल ऑब्टेन करना इजी होता है, कठिन नहीं होता। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नई है और जहां प्रवर्तक या नए हैं वहां पर कैपिटल अरेंज करना थोड़ा सा कठिन होता है। उस इन सब तथ्यों को सामने रखते हुए ही जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, यानी व्यवसाय और उसके प्रबंधकों की गुडविल और ख्याति कैसी है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजर्स अर्थात प्रबंधकों की मनोवृत्ति, ये घटक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग को। अगर
ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स पर अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपना ही कंट्रोल रखना चाहते हैं तो वह किसी भी ऋणदाता या अन्य पर्सन को उसमें इंटरफेयर कराना पसंद नहीं करते और वो इसलिए कोशिश करते हैं कि वहां पर जो है वो अपनी ही पूंजी यानी कि लोन वगैरह ना लेकर ही बिजनेस को स्टार्ट करें। दूसरी तरफ जो मैनेजर्स इस बात से प्रभावित नहीं होते हैं, उन इस बात से उन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि हम उस पर कितना कंट्रोल रखें, यानी वो फ्री है, वो नहीं चाहते हैं कि पूर्णतः उनका ही कंट्रोल हो, तो इस सिचुएशन में वो ऋण बाहर से ऑब्टेन करना चाहते हैं। बाहर से ऋणदाताओं का हस्तक्षेप उनको मंजूर होता है। इस सिचुएशन में अगेन जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत प्रभावित होती है। एक्सपेंशन प्लान अर्थात ऑर्गेनाइजेशन की विस्तार योजनाएं। देखिए, हर संस्था के पास अपने लिए कुछ एक्सपेंशन प्लान होते हैं, यानी भविष्य से जुड़े हुए कुछ प्लान्स होते हैं। फ्यूचर में अगर ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़े, बढ़ाना पड़े, तो उसे क्या करना चाहिए। तो ये जो एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं या इनसे जुड़ी हुई जो योजनाएं होती है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत इम्पैक्ट करती है। यदि फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास या यूं कहीं ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन प्लान को ध्यान में नहीं रखती है तो उसे फ्यूचर में एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग हो, स्मूथ प्लानिंग हो, उसके लिए आवश्यक है कि प्लानिंग करते समय ही ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन्स हैं जो प्लानिंग करने जा रहे हैं वो एक्सपेंशन प्लान्स को थोड़ा सा अपनी नजर में रखें। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस्ड एंड साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बैलेंस्ड एंड साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर अर्थात संतुलित एवं सुदृढ़ पूंजी संरचना। हम यहाँ सबसे पहले ये समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी संस्था में जो कैपिटल का अनुपात है वो क्या होगा। इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन, प्रेफरेंस शेयर, ये किस किस अनुपात में संस्था में रखे जाएंगे और ये डिपेंड करता है कुछ मैनेजर्स के एटीट्यूड के ऊपर, कुछ संस्था के साइज के ऊपर, कुछ संस्था की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो संस्था का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो ये ध्यान रखें कि संस्था में जो बैलेंस्ड एंड साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। पूंजी कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसी प्रतिभूतियों एवं साधनों का समावेश करना चाहिए जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को उचित लागत पर भार वहन करना पड़े, यानी संस्था को जो कॉस्ट है वो ज्यादा ना आए। तो पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो जिसे कहें प्रतिकूल सिचुएशंस में भी, एडवर्स सिचुएशन में भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो वर्किंग है वो प्रॉपरली कर सके, बैलेंस्ड वे में कर सके। तो ऐसा बैलेंस्ड और साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर संस्था के पास होना चाहिए। तो जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए इस कैपिटल स्ट्रक्चर को भी जरूर से ध्यान में रख लेना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल 8 पॉइंट है सरकारी नियंत्रण। जैसा कि हमें पता है कि कुछ संस्थाओं की वर्किंग को जो है सेबी की गाइडलाइंस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार ही उन्हें संचालित किया जाता है। वित्तीय योजना सरकारी नियंत्रणों के अनुरूप ही बनानी पड़ती है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली और गवर्नमेंट का क्या वहाँ रोल रहेगा, गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल रहेगा, इस बात को अगर इग्नोर किया गया है तो हो सकता है भविष्य में
संस्था को बहुत बड़ी इससे हानि उठानी पड़े। तो गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल होगा, सेबी के क्या गाइडलाइंस हैं, शेयर्स इशू से रिलेटेड या और कोई भी फैक्टर लोन ऑब्टेन करने से रिलेटेड, किसी भी और संस्था के संचालन से जुड़े हुए उन बिंदुओं को जरूर से ध्यान में रखना चाहिए। प्लानिंग उसी के अनुसार होनी चाहिए। ये एक बहुत अहम बिंदु होता है जो ये बताता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग सही है या नहीं, या जो फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत बड़े पैमाने पे इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, बाहरी पूंजी की अपेक्षित मात्रा। एक्सटर्नल कैपिटल अगेन जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ दो तरह की कैपिटल हो सकती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल कैपिटल वो होती है जो संस्था के में अंदर ही प्राप्त हो जाती है, जिसका अरेंजमेंट ओनर खुद ही अपने हिसाब से कर लेता है, अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स के थ्रू। और एक्सटर्नल कैपिटल जिसके लिए संस्था को बाहर झांकना पड़ता है। फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त ये भी देख लेना चाहिए इसलिए कि एक्सटर्नल कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है भविष्य में, जब अल्पकालीन या मध्यकालीन फाइनेंशियल नीड्स की पूर्ति करनी हो तो संस्था को बाहरी पूंजी पर ही निर्भर रहना चाहिए। और साथ के साथ ये कोशिश भी करनी चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को कि जब उसे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म नीड्स को फुलफिल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, 3 तरह की फाइनेंशियल प्लान हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन को मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है तो संस्था को ये कोशिश करनी चाहिए या ऐसा होना सही रहता है कि संस्था एक्सटर्नल सोर्सेज पर, एक्सटर्नल कैपिटल पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहे या वहीं से कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरी कर ले। इस हेतु शोध ऋण पत्र, शोध पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। सार्वजनिक निक्षेप भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। तो इस शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म नीड को पूरा करने के लिए हम यहाँ तक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भी मदद ले सकते हैं, उनसे भी सहायता ली जा सकती है। तो हम एक बार इन पॉइंट्स को वापस से देखते हैं। हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रकार क्या है, फ्लो ऑफ इनकम कैसा है, अमाउंट ऑफ रिस्क, संस्था से जुड़ा हुआ रिस्क कितना है, स्टेटस संस्था का क्या है, मैनेजर्स का एटीट्यूड क्या है, एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, बैलेंस्ड साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट कंट्रोल और डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, या जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कभी भी फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त। और इन फैक्टर्स को अगर कंसीडर किया जाएगा तो फाइनेंशियल प्लान जो है वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।